नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जो बैच चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे व्याकरण, और व्याकरण में भी हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे अपना वो चल रहा था आपके विशेषण। देखिए दोस्तों, जो भी आपकी भर्ती परीक्षा उसके लिए जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं वो पूरी तरह विस्तृत है, पूरी तरह उनको डीपली आपको पढ़ाया गया है। आप अच्छी तरह जिस भी ऐसे सरी से किसी गाइड से या और किसी सामान से आप जो अपनी तैयारी कर रहे हैं उसमें आप जो पढ़ाया जा रहा है उसका तुलना कर सकते हैं कि आपको जो दिया जा रहा है वो अन्य जगह जो मिल रहा है उससे कितना बेस्ट है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप इसे अच्छी तरह समझें, अच्छा पढ़ें और सफलता प्राप्त करें। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अपने मित्रों को भी करने के लिए कहें और अच्छा पढ़ते रहें। कोई दिक्कत है तो कमेंट से बताएं। जैसा कि हम सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, जैसे आजकल अपने राजस्थान लेवल से सीईटी है या आपके सेंटर लेवल से भी अपने ऐसे ही जो भाषा के लिए यानी कि आपके टेस्ट के लिए, आपकी परीक्षण के लिए जो अनेक आगे आने वाले समय में जो समस्याएं होगी उनकी आप तैयारी भाषा के इस चैनल पर बराबर करते रहें। SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट हिंदी भाषा का अध्ययन करवाया जाएगा। कोई भी समस्या है तो आप बताएं और उसका समाधान पाए। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो पढ़ रहे थे हम विशेषण, और हमने पढ़ भी लिया था कि विशेषण क्या है। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की, वही क्या कहलाते हैं, विशेषण। और ये भी समझा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। मुख्यतः विशेषण के 4 जबकि कुल 5 भेद होते हैं। मुख्य भेदों में जैसे हमने देखा गुस्सा पे यानी कि गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। और 5वां जो भेद है व्यक्तिवाचक, जो कुछ विद्वान इसे गुणवाचक का ही भेद मानते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि विशेषण के मुख्य 4 जबकि कुल 5 भेद होते हैं, और उसी क्रम में विशेषण के 2 भेदों को हम क्रम से पढ़ चुके हैं। गुणवाचक विशेषण को हमने विस्तृत रूप से पढ़ा, गुस्सा, आदि, फर्दे। और उसी क्रम में हमने दूसरा विशेषण संख्यावाचक विशेषण को पढ़ा, उसके निश्चित और अनिश्चित दोनों विशेषताओं को देखा, दोनों विशेषणों को देखा। यानी कि जो संख्यावाचक विशेषण उसके भी कितने भेद है, 2, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो उसको भी हमने समझा। उसी क्रम में अपना आज जो तीसरा भेद है वो हम पढ़ेंगे और वो है परिमाणवाचक। देखो, सार्वनामिक विशेषण या व्यक्तिवाचक भी हम पढ़ सकते थे, लेकिन क्रम से, क्योंकि एज ए जो संख्यावाचक आपने पढ़ा उसी के समान आपका परिमाणवाचक है। जैसे हमने देखा संख्यावाचक में तो वो संज्ञा और सर्वनाम आते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन जो परिमाणवाचक विशेषण है इसमें ऐसे संज्ञा और सर्वनामों का बोध होता है जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अर्थात इसमें पदार्थ या द्रव्य वाचक संज्ञाओं का प्रयोग होता है जिन्हें हम माप तोल नाप सकते हैं, जिन्हें गिन नहीं सकते। तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण जो अपने विशेष्यों अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा यानी माप तोल नाप आदि का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जो माप तोल और नाप का बोध कराए संज्ञा और सर्वनाम की, वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। अर्थात परिमाणवाचक विशेषण जो होता है वो संज्ञा और सर्वनाम की माप तोल और नाप का बोध कराता है, न कि उसकी गिनने की या काउंटिंग या संख्या का बोध कराए। इस विशेषण का एकमात्र विशेष द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसमें मूलतः कौन सी संज्ञाएं होती है, द्रव्यवाचक। जैसे कि हमने संज्ञा टॉपिक को पढ़ा, संज्ञा में आपने पढ़ा संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद है, जिसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक होता है। तो जातिवाचक के भी 2 उपभेद हमने पढ़े थे। पहला था
द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा और दूसरा था समूहवाचक। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, वही आपके जो द्रव्यवाचक संज्ञा उसका बोध कराती है, जिसमें मूलतः वो पदार्थ आते हैं जिन्हें हम माप तोल सकते हैं। जैसे यहां देखिए, थोड़ा दूध दीजिए, बच्चा भूखा है, तो यहां दूध की मात्रा का बोध है, कितना देना है, थोड़ा। रामू के खेत में 15 क्विंटल चना हुआ, कितने क्विंटल चने हुए, 15 क्विंटल। यहां उसकी बोझ की तोल का बोध है। पहलवान प्रतिदिन 5 लीटर दूध पी जाता है, तो यहाँ उसके पीने का कि भाई कितनी मात्रा में पीता है कि 5 लीटर। भिखारी को कुछ आटा दे दो, भिखारी को लिए कुछ मात्रा में क्या देना है, आटा। अब यहाँ देखिए, हमने दो तरह की परिमाप को या दो तरह के तोल को देखा। एक तो है जिसमें निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, थोड़ा अब कितना देना है वो निश्चित नहीं है, कुछ आटा, इसमें भी निश्चित पता नहीं चल रहा है कि कितना देना है। लेकिन यहाँ जब 15 और 5 लीटर जब लिखा हुआ है, 15 क्विंटल और 5 लीटर, तो यह निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण भी संख्यावाचक विशेषण के समान ही दो भेदों में विभाजित हो जाता है या दो भागों में विभक्त हो जाता है। पहला तो है आपके निश्चित परिमापवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो देखिए उसी क्रम में हम समझते हैं। परिमाणवाचक विशेषण माप तोल नाप की निश्चितता या अनिश्चितता के आधार पर दो प्रकार के माने जाते हैं। इनके भी कितने प्रकार, कितने भेद हो जाते हैं, दो। निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण देखिए। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराता है, निश्चित उसमें उसकी मात्रा का बोध होता है, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उससे कौन सा विशेषण बोलते हैं, निश्चित परिमाणवाचक। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, कितनी मात्रा में, कितना लंबा कपड़ा लेना है, 2 मीटर, निश्चित उसकी मात्रा बताई जा रही है। इस भोज में 5 लीटर तेल लगेगा, कितने तेल का प्रयोग होगा, 5 लीटर, निश्चित माप तोल है। इस दान में 1 क्विंटल चावल चाहिए, तो यहाँ 1 क्विंटल निश्चित मात्रा का बोध है। इसका घर 4 मील दूर है, कितनी दूरी पर है वो यहाँ बताया गया है, 4 मील। रामू की लंबाई 5 फुट 9 इंच है। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ संज्ञाओं की विशेषता जिस परिमाप या जिस परिमाण के आधार पर बताई गई है वो क्या है, सभी निश्चित है। वो क्या है, सभी निश्चित। इसलिए ये कौन सी विशेषण हो जाएगा, आपके निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ 2 मीटर कपड़े की निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, 5 लीटर तेल की निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, 1 क्विंटल चावल की निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, 4 मील दूरी की निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, और 5 फुट 9 इंच ये भी लंबाई का निश्चित बोध करा रहा है। तो जहां निश्चितता का बोध हो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जब संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित परिमाप या माप तोल और नाप का बोध हो, वहां कौन सा हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। इसी क्रम में अपना परिमाणवाचक का दूसरा भेद अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये निश्चित थे और ये अनिश्चित। इस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता, इसमें निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें निश्चित का बोध होता है वो निश्चित परिमाणवाचक, और जिसमें निश्चितता का बोध न हो वो अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे यहाँ आपके मुझे दुकान का सारा कपड़ा दे दीजिए, अब कितना देना है वो निश्चित न होकर के आ गया है, सारा। तुम्हें, दूसरा उदाहरण, तुम्हें गाड़ी में इससे ज्यादा तेल चाहिए, यानी गाड़ी चलाने के लिए इससे ज्यादा पेट्रोल डीजल चाहिएगा। वह ढेर सारा मक्खन खा गया, कितना, ढेर सारा। अब कितना था वो मात्रा का निश्चित बोध नहीं है।
जरा सा पापड़ खिला दो, कितना है, जरा सा। पापड़ कितनी मात्रा में है, जरा सी मात्रा में। या आपके समुद्र में हजारों मन चीनी बह गई, हजारों मन, हजारों टन, आप टन भी कह सकते हैं, मन कह सकते हैं, आदि समुद्र में चीनी बह गई। तो यहाँ हमने ये जो देखे हैं उदाहरण, इनमें देखा कि यहाँ कपड़े की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होकर अनिश्चित ही रह गया, कितना चाहिए सारा, अब सारे में कितना है, कब, जैसे माना कि थोड़ा सा ही हो, दुकान में मीटर 2 मीटर ही हो, लेकिन निश्चित पता नहीं है। या तेल चाहिए कितनी मात्रा में, इससे ज्यादा चाहिए, अब किससे ज्यादा चाहिए वो भी निश्चित नहीं है। ढेर सारा कितनी मात्रा में खाया, इसका भी बोध नहीं हो रहा है। जरा सा अब कितना है वो, ये भी निश्चित नहीं है। और समुद्र में हजारों मन, यहां भी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। तो जिन विशेषणों के साथ संज्ञा की निश्चित परिमाप का बोध न हो वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो हमने देखा जहां निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, परिमाप का बोध हो रहा है, वो आपके निश्चित परिमाणवाचक, और जहां अनिश्चित ही रह रहा है, निश्चितता तक नहीं पहुंच रहे, वो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अब यहां जैसे कि इसके कुछ फैक्ट, कुछ तथ्य और देख लेते हैं। अधिक मात्रा का बोध कराने के लिए परिमाणवाचक विशेषण के साथ ओ जोड़ दिया जाता है। जब हम जो निश्चित बोध हो रहा है उससे अधिक चाहिए तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, ओ। जैसे कैसे ओ जोड़ दिया जाता है, जैसे टन निश्चित मात्रा का बोध है तो इसमें हो जाएगा टनों, हजार निश्चित मात्रा का बोध है तो इसका हजारों, लाख निश्चित मात्रा का बोध है तो लाखों, करोड़ निश्चित मात्रा का बोध है करोड़ों, मनों आदि। यानी कि जब हम किसी भी संज्ञा में उसकी माप तोल को हम बहुवचन में कर देते हैं या उसके साथ ओ जोड़ देते हैं तो वो किसमें चला जाता है, आपके अनिश्चित परिमाप में। इसी प्रकार दूसरा फैक्ट, गिनी जाने योग्य विशेष्य के साथ, यानी कि जो गिने जा सके वो संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयुक्त विशेषण संख्यावाचक होता है। जिनको गिन सके, जिन संज्ञा और सर्वनामों को उनके साथ जो विशेषण लगता है वो आपके संख्यावाचक होता है। और न गिनी जाने योग्य संख्या के साथ परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। लेकिन जिन्हें गिन नहीं सकते वो कौन से रहेंगे, आपके परिमाणवाचक। जिन्हें गिन सके वो आपके कौन से हो जाते हैं, संख्यावाचक। और जिन्हें नहीं गिन सकते वो कौन से हो जाते हैं, परिमाणवाचक। इसी प्रकार तीसरा तथ्य, संख्यावाचक में संख्या के बाद कोई संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है। संख्यावाचक में संख्या के जस्ट बाद 2 मीटर, 2 लीटर, ऐसे हमने लिया यहाँ 2 किलो, 2 जो भी है केले, 2 केले आदि, तो वहां निश्चित संख्या के बाद संज्ञा या सर्वनाम होगा, 2 व्यक्ति आदि। जबकि परिमाणवाचक में संख्या के बाद माप तोल की इकाई होती है। माप तोल की इकाई का बोध होता है, जैसे 1 क्विंटल, 5 लीटर, 5 मीटर, 2 मीटर, 4 मील आदि। तो इसमें माप तोल की इकाई होती है और बाद में जातिवाचक संज्ञा आती है। और बाद में जैसे कपड़ा है, तेल है, चावल है और आपके फुट है, इंच लंबाई आदि का बोध होता है। तो हमने देखा कि परिमाणवाचक विशेषण को भी संख्यावाचक विशेषण के समान 2 भागों में बांट सकते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। वहां संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है, जबकि यहाँ निश्चित और अनिश्चित परिमाप का बोध होता है। तो दोस्तों आपने देखा, हमने जो विशेषण है उसका तीसरा भेद परिमाणवाचक को विस्तृत पढ़ा। अब इसी क्रम में आगे हम जो इसके 2 अन्य और भेद बचे हुए हैं, जिसमें आपके सार्वनामिक विशेषण और आपके व्यक्तिवाचक विशेषण, वो आगामी कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज जो पढ़ा हुआ है, आज जो आपको बताया है, उसमें कोई समस्या है, परेशानी है तो आप कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने मित्रों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, आप भी करें। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।